क्या मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? जी, जी, आवाज़ आपकी आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। ठीक ठीक। दरअसल सुबह हम लोग हर संडे को सुबह हम लोग नदियों की सफाई और वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, इसलिए थोड़ा सुबह ज्वाइन करने में लेट हो गया, तो माफी चाहेंगे। आ, मैं एक बार अपना प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ। आप क्या मेरे को वो अलाउ करेंगे क्या? स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करेंगे क्या? हेलो। हेलो हेलो। जी, अब मैंने आपको को-होस्ट बना दिया है कार्यक्रम में, अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। ये थोड़ा सा बता दीजिए कैसे शेयर होगा। शेयर शेयर स्क्रीन करके एक ऑप्शन आपका आता है ना, आप मोबाइल से कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं? मोबाइल से कर रहा हूँ। जी, तो मोबाइल में आप जाएँगे तो शेयर स्क्रीन करके एक आएगा ऑप्शन और शेयर स्क्रीन जब आप क्लिक करेंगे, अ, तो स्क्रीन आ जाएगी, तो जो स्क्रीन आप शेयर करना चाहते हैं, वो आ जाएगी इसमें। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ। हाँ, अब आपकी स्क्रीन हमें दिख रही है, अच्छा आपका ठीक। मोबाइल दिख रहा है। हुँ। हम्म, हमें लगता है कि आपकी फ़ाइल डाउनलोड होने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है। हम्म। ठीक है, मैं बताता जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा वो हो जाए। ठीक है, मैं हाँ, आप बेसिकली बताते हाँ जाएँ स्क्रीन हाँ इस हुँ, मैं ट्राई करता बताते रहूंगा। जाएँ। हाँ। हाँ जी। तो बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से हूँ और मैं पूरी तरह से एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और कई विषय पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मेरा प्राइमरी वर्क वैसे आरटीआई को लेके ही है। तो करीब 2010 में मैंने आरटीआई पे काम करना शुरू किया था और हम लोग ने शहरों से शुरुआत की थी। तो पहले हम लोग शहरों में जो भी सरकारी कार्यालय हैं उनके सामने हम लोग एक घुस को घुसा करके कैंप चलाते थे। तो वहाँ पे जो भी लोग आते थे जिनकी समस्याएं रहती थी उनको हम लोग आरटीआई के बारे में जानकारी देते थे और आरटीआई के माध्यम से उनको हल कराने का प्रयास किया जाता था। तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती थी आरटीआई के माध्यम से। तो इस तरह से काफी प्रचार प्रसार होने लगा और एक मुहिम सी बन गई। तो हम लोग ने नियम बना लिया कि हर मंडे को हर विभाग के सामने बदल बदल के हर विभाग के सामने हम लोग वो कैंप लगाते थे। तो कई सारे लोग भी जुड़ गए थे उस टीम में। उसके माध्यम से हम लोग ने बहुत सारे काम कराए लोगों को, जमीन के काम, राशन के काम, इस तरह के बहुत सारे काम हुए। उसके बाद फिर करीब 2-3 साल तक हम लोग ने वहाँ पे शहरों में काम किया। काम चलता रहा और चूंकि शहरों में लोग जागरूक होते हैं, शहरों में लोग कॉलेजेस जाते हैं, कचहरी शहरों में होती है, कई सारे एजुकेशनल क्लब, अवेयरनेस क्लब रहते हैं। तो शहर के लोगों को और इंटरनेट की सुविधा शहर में अच्छी रहती है, पत्रिकाएं लोग पढ़ते हैं, तो शहर के लोगों को अवेयरनेस जल्दी आ जाती है और उनको जानकारी भी जल्दी उपलब्ध हो जाती है। लेकिन ये सारी चीजें गांव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उतनी अच्छी सुलभ नहीं रहती हैं। तो ऐसे ही ये 2013 के आसपास इस तरह का विचार आया कि क्या इसको गांव में भी ट्राई किया जाए, गांव में चल के देखा जाए कि कैसा है, लोगों को क्या आरटीआई के बारे में जानकारी है कि नहीं है और इसका उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसी सोच को लेके हम लोग ने 2013 में मार्च के आसपास कई गांवों की एक पैदल यात्रा की थी, पद यात्रा की थी, जिसमें कई बहुत सारे गांव शामिल थे और वो कानपुर नगर के इंटीरियर गांव थे।
तो वहाँ पे जब हम लोग ने यात्रा की, तो यात्रा के बाद हम लोग तो एकदम से शॉक थे कि शहर से जुड़े हुए गाँव हैं और उसके बाद भी गाँव में जानकारी का अभाव है। कि करीब 95% पॉपुलेशन ऐसी थी जिन्होंने आरटीआई कानून के बारे में सुना ही नहीं था, और उपयोग करने की बात ही अलग है। तो कई कई जगहों पे तो हम लोग के साथ काफ़ी खराब व्यवहार भी हुआ, पर्चे हम लोग के पास दिए गए, हम लोग को भगा दिया गया। कुछ लोगों को लगा कि हम लोग गवर्नमेंट योजना का प्रचार-प्रसार करने आए हैं या उनको इससे कुछ लाभ होगा। जब उनको लगा कि ऐसा नहीं है, तो उन लोगों ने भगा दिया, बातें नहीं सुनी हम लोग की। खैर ये तो पार्ट था यात्रा का, लेकिन यात्रा के बाद हम लोग को एक मिशन मिला कि गाँव में हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है, गाँव में आरटीआई को ले जाने की आवश्यकता है। उस यात्रा के बाद फिर हम लोग ने कई और सारी यात्राएँ आयोजित की गाँव में, कई और गाँव का सर्वे किया। तो जितने भी गाँव का सर्वे यही मिला, गाँव में ज आरटीआई की जानकारी नहीं है और वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो यात्रा करने के बाद गाँव में जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का कार्यालय रहता है, उसके बाहर कैंप लगाना शुरू किया। 1-2 कैंप लगाए। कैंप से लोगों को जानकारी दी, कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कुछ लोगों की समस्याएँ आई, जैसे गाँव में अधिकतर हम लोग को समस्याएँ भूमि विवाद से संबंधित मिली, राशन से संबंधित मिली, और कुछ महिलाओं की भी समस्याएँ थी, उनको शादी अनुदान का पैसा नहीं मिल रहा था। इस तरह की समस्याएँ शुरुआत में हम लोग को मिली। तो जब जी, जब 1-2 समस्याएँ वहाँ पे हल हो गईं, 1-2 समस्याएँ वहाँ पे हल हो गईं, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि और लोगों को लगा कि नहीं, ये लोग कुछ अच्छा काम कर सकते हैं या ये लोग हमारी मदद कर सकते हैं, तो कुछ और लोग भी जुड़े। हम लोग ये काम करने के लिए शहर से गाँव परमानेंट जाते थे, करीब 40-50 किलोमीटर का दूरी है गाँव से शहर का। तो अब एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, एज़ अ सोशल वर्कर प्रतिदिन इस तरह जाना और कन्वेंस वहन करना हम लोग के उसमें नहीं था, और ना ही इतना अच्छा बड़ा रिसोर्सेज़ था कि वहाँ पे हम लोग अच्छा ऑफ़िस बना पाते या कुछ कोई ऑफ़िस किराए पे ले पाते। और वो ना लेने के पीछे एक और भी कारण था कि गाँव की जनता जो होती है एकदम मतलब साधारण टाइप के लोग होते हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई चीज़ें मिल जाएँ तो वो वहाँ पे जाने से भी डरते हैं। तो इसी तरह हम लोग प्रोग्राम करके अपना वापस लौटे और किसी एक चाय की दुकान पे बैठे थे वहाँ पे चौराहे पे, गाँव के कॉर्नर पे। तो वहीं पे वहाँ चाय की दुकान वाले ने हम लोग से आरटीआई कानून के बारे में पूछा और हम लोगों ने उसको आरटीआई कानून के बारे में बताया। तो पहले तो उसको हँसी आई कि ये सब भी होता है, इससे कुछ हो जाएगा। फिर पता नहीं क्यों उसने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो आप हमारी दुकान में करके दिखाओ। तो वहीं से ये आइडिया आया कि क्यों ना चाय की दुकान को ही आरटीआई टी स्टॉल बना दिया जाए। और फिर अगली बार जब हम लोग ने कैंप लगाया तो वो चाय की दुकान पे ही लगाया कैंप, और वहाँ बहुत सारे लोग आए, हर तबका वहाँ पे आया, मज़दूर भी आता है वहाँ पे, किसान भी आता है, हर वर्ग का लोग आता है, सड़क पे आते-जाते लोग भी रुकते हैं वहाँ पे। तो वो कैंप वहाँ पे लगाने का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि बहुत बड़ी जनसंख्या वहाँ पे आई और बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्याएँ नोट कराईं। वो वो दिन था, तब से फिर हम लोग का वो आरटीआई टी स्टॉल का एक वो ऑफ़िस बन गया। आज भी वो वैसा ही है, केवल छप्पर पड़ा हुआ है ऊपर और टूटी कुर्सियाँ हैं और कुछ नहीं है वहाँ पे। लेकिन ये है कि एक बैठने का स्थान है, और अगर कानपुर के कहीं भी किसी भी कोने में आप पूछेंगे तो आपको लोग बता देंगे। तो धीरे-धीरे ये मुहिम बनती चली गई और हम लोगों की समस्याओं को हल करते गए आरटीआई के माध्यम से। कुछ समस्याएँ जल्दी हल हो गई, कुछ समस्याओं में समय लगा, लेकिन समस्याएँ हल होती गईं और लोगों का विश्वास बढ़ता गया। इस तरह से आरटीआई टी स्टॉल शहर से एक गाँव पहुँच गया और गाँव से फिर वो ऐसा पहुँचा कि उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में पहुँच गया। और फिर उत्तर प्रदेश से बाहर से भी लोग आने लगे, फ़ोन के माध्यम से संपर्क होने लगा। कई सारे मीडिया वालों ने बीबीसी, द हिंदू और इलेक्ट्रॉनिक सभी लोगों ने उसको कवर किया, उनको लगा। फिर ये एक तरह से मुहिम बन गई और अब तक हम लोग करीब 5,000 के ऊपर, मतलब एग्ज़ैक्ट काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन लगभग ऐसा इतने लोगों की समस्याएँ आरटीआई के माध्यम से हम लोग गाँव में हल कर चुके हैं। बहुत सारे युवाओं को हम लोग ने आरटीआई की ट्रेनिंग दी, कई सारे प्राइमरी स्कूल के टीचर हम लोग के साथ जुड़े जिनको आरटीआई की ट्रेनिंग दी गई। फिर उसके बाद हम लोग ने ग्रामीण महिलाओं पे एक मुहिम शुरू की कि उनको भी आरटीआई के बारे में जानकारी दी जाए। खैर उनको कानून और लॉ की इतनी ज़्यादा एक्ट की कोई जानकारी नहीं रहती है, कुछ इतनी समझ भी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक जानकारी उनको दी गई और उनमें से कुछ महिलाओं ने उसका उपयोग भी किया।
और फिर उसके बाद हम लोग ने स्कूल कॉलेजेस टारगेट किए, इंटर कॉलेज के बच्चों को ट्रेनिंग दी। तो एक तरह से आरटीआई की स्टॉल एक मुहिम बन गई और उस मुहिम ने बहुत सारे लोगों की समस्याएं आरटीआई के माध्यम से हल कराई। आज करीब मेरे को लगता है 10 से ज़्यादा जिलों में आरटीआई की स्टॉल के केंद्र हैं, जहाँ पे हम लोग समय समय पे कैंप लगाते हैं, विजिट करते हैं, वहाँ पे लोगों की समस्याएं आती हैं, उनको हल करते हैं। और अब उत्तर प्रदेश के बाहर से भी लोग आते हैं अपनी समस्याएं हल करने के लिए। कुछ एक दो वाक्य मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये चीज़ें बहुत आसान नहीं रही। इस दौरान हम लोग को बहुत सारी समस्याएं उठानी पड़ी। एक समस्या तो एक बार बीबीसी का जब पत्रकार आया था रिपोर्टिंग के लिए, तो उस दौरान ही हुआ। हम लोग उस समय एक कोटेदार के खिलाफ काम कर रहे थे, वो राशन को लेके काफ़ी समस्याएं थी। तो वो बीबीसी का वो पत्रकार वो रिपोर्टिंग कर रहा था, फोटोग्राफी कर रहा था उस एरिए की, और उसने वो न्यूज़ भी कवर की। तो वहाँ के ठेकेदारों ने हम लोग पे हमला कर दिया और हम लोग को मतलब काफ़ी डांटा और उस जगह से भगा दिया। ये न्यूज़ भी कवर हुई। कई बार हम लोगों के वो जो चाय की दुकान है उस पे तोड़-फोड़ हो गई। लेकिन फिर भी आज भी वो है। मतलब बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा नहीं है। आपको दूर से लगेगा नहीं कि उस तरह का कुछ है। लेकिन एक टूटी-फूटी झोपड़ी के नीचे भी बहुत सारी समस्याओं का हल हो पा रहा है। आज भी चल रहा है। बहुत सारी समस्याएँ हल हुई, जैसे कि जहाँ हम लोग का चाय की ये स्टॉल है, जहाँ पे ये ऑफ़िस है आरटीआईटी का, वहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर एक रसूलाबाद एरिया पड़ता है और वहाँ के लहरापुर नाम से एक गाँव है, जहाँ यही पे हम बताई रमेश। लिखी थी हमका कि बहुत सामान हेलो। जी, 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 कुछ। जी, बोलें। हाँ, हमें लगता है कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ बोल रहे थे, इसकी वजह से वो नॉइज़ आ रहा था। अच्छा, तो अच्छा। पार्टिसिपेंट से आग्रह करूँगा कि आप लोग अन्य जो भी हैं, फिलहाल थोड़ा-सा सुन लें, हुँ, उसके हुँ। बाद अपन क्वेश्चन सेक्शन में आते हैं। जी। हाँ, तो रमेश चंद गुप्ता करके एक ग्रामीण हैं जिनका करीब 70 से ऊपर जिनका उम्र होगा, और वो उनका ज़मीन का मामला था। कोटेदार ने उनकी ज़मीन पे ही अपना को वो राशन की दुकान बना रखी थी और वो एक आपराधिक प्रवृत्ति था और वो उसकी ज़मीन नहीं खाली कर रहा था। करीब 5-6 साल से ये मामला चल रहा था। तो उस मामले को भी आरटीआई के माध्यम से हम लोग ने हल कराया। इवन उसमें तो काफ़ी कुछ हो गया था और एसएसपी और डीएम लेवल से भी मदद लेनी पड़ी। उसके बाद से वो मामला हल हुआ, लेकिन वो आरटीआई से हल हुआ। एक बहुत छोटा मामला है कि जालौन के रामकल्प मिश्र करके हैं, जिन्होंने 2016 में राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था और उनका राशन कार्ड इसलिए नहीं बना कि उन्होंने सचिव को 1000 रुपये देने से मना कर दिए थे। वो बेचारे भटकते-भटकते 2017 में हम लोग के पास आए, तो उन्होंने आरटीआई लगाई। उस आरटीआई के माध्यम से उनका राशन कार्ड बन गया और उस राशन कार्ड बनने के बाद वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गाँव में ही आरटीआई की मुहिम शुरू कर दी। अब वो करीब उनके मेरे को लगता है 10 से ज़्यादा मामले तो आयोग में हैं और अपने गाँव के लोगों को भी वो आरटीआई के माध्यम से जानकारी देते हैं और वो जालौन से लखनऊ आयोग अब बराबर आते जाते हैं, हर हियरिंग पे आते हैं। तो इस तरह के मामले मतलब छोटे से लेके बड़े स्तर के सभी मामले आरटीआई के माध्यम से हल हुए। लेकिन उसमें एक समय भी लगा और काफ़ी सारी परेशानियाँ भी आईं, इतना आसान नहीं था। अब अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में आरटीआई की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। एक तरह से पूरी तरह से ये कोशिश है कि आरटीआई को एकदम निरंकुश बना दिया जाए, लचर बना दिया जाए, जिससे कि लोग आरटीआई का उपयोग करना छोड़ दें। और बहुत सारे लोगों में निरस्ता भी आ रही है, क्योंकि बहुत समय हो जाता है, सूचना नहीं मिल पाती है, ख़ास तौर पे आयोग स्तर पे बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है। एकदम से कचहरी बना के रखा हुआ है। आपका 2-2 3 साल तक आपकी हियरिंग चलती रहती है, आपको डेट मिलेगी, पहली डेट मिलेगी, उसके बाद अगली डेट 6 महीने की मिलेगी, फिर अगली डेट मिलेगी। इस तरह से 2 साल आप डेट में ही निपट जाएगा और जब फाइनली आपका मामला आएगा तो वो डिस्पोज़ कर दिया जाएगा बिना किसी हल के ही। तो ये आयोग को लेके हम लोग मुहिम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली बार हम लोग ने कोशिश की थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण वो नहीं हो पाया। अगर अभी थर्ड वेव का इस तरह से कुछ प्रभाव नहीं दिखता है, तो हम लोग वो फिर से पदयात्रा स्टार्ट कर रहे हैं कानपुर से राज्य सूचना आयोग तक के लिए। और हम लोग ये मांग करेंगे कि राज्य सूचना आयोग को भंग किया जाए। एक ऐसे विभाग का क्या मतलब है जो लोगों की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा है या जो अपनी ज़िम्मेदारी पे सही सही जवाब मतलब सही टिक नहीं पा रहा है। तो उसके खिलाफ हम लोग की ये मुहिम है, आयोग के खिलाफ हम लोग
ये यात्रा निकालने का प्लान है और धरना देंगे, राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे। और आप सभी लोग से भी निवेदन है कि वैसे आप सभी लोग अलग राज्यों से हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के में सूचना अधिकार कानून को सशक्त करने के लिए, फिर से वो धार देने के लिए कुछ आप लोग भी कर पाएं लेखन के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से, तो जरूर करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आरटीआई कानून एक तरह से मरता हुआ नजर आ रहा है। जी धन्यवाद। धन्यवाद केएम भाई जी, आपने बहुत ही बेहतरीन पहले तो अपने इनोवेटिव आपने आइडियाज जो शेयर किए वो हमें लगता है कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट तो काफी रोचक लगे होंगे। और हम बता दें कि कार्यक्रम में प्रथम अपीली अधिकारी के दायित्व के विषय में चर्चा रखी गई थी, लेकिन केएम भाई हमारे पहले भी कार्यक्रम में हमने आपको बताया होगा, पोस्टर में आप लोगों ने देखा होगा, उनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जुड़ नहीं पाए थे। और ये बहुत ही रोचक इशू था जिस तरह से उन्होंने बताया कि देखिए किस तरह से शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, और किस तरह से उन्होंने इस नई इनोवेटिव आइडिया को आरटीआई टी स्टॉल का उन्होंने किस तरह से वो किया, और कैसे आज वो 8-10 जिलों में है। तो उनसे आप लोग प्रश्न भी पूछ सकेंगे। पर अभी मैं हम लोगों को हमें लगता है कि मैं ये कुछ प्रथम अपीली अधिकारी के विषय में भी बोल दूं, मेरे से रह गया शायद। हाँ, तो प्रथम अपीली अधिकारी के अगर अधिकतर मामले देखे जाएं तो प्रथम अपीली स्तर से कोई मामला निपटता है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो आपको सूचना पीआईओ से मिलेगी, या फर्स्ट लेवल पे मिलेगी, या फिर आपको सेकंड लेवल आयोग पे मिलेगी। फर्स्ट अपीलिएट ऑफिसर ऐसा लगता है कि बस वो सिर्फ एक फॉरवर्ड करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है, जो आपके पेपर को कभी पीआईओ को फॉरवर्ड कर देगा या कभी निचले दूसरे ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देगा, और कोई वैसे स्ट्रिक्टली कोई एक्शन या फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर की तरफ से लिया जाए ऐसा कभी देखने को आया नहीं है। आपको हम लोग तो जितने भी मामले हुए हैं, अगर ये वो पीआईओ स्तर से नहीं निपटा है तो उसमें आयोग जाना ही पड़ा है। प्रथम अपीली अधिकारी से ऐसा कोई उम्मीद रहता नहीं है, वो तो सिर्फ ऐसा लगता है कि एक शो ऑफ कॉज मतलब ऑफिसर बन के रह गया है। केवल वो जो एक्ट में नॉर्म्स हैं उनके तहत ही उनको बैठा दिया गया है, उतना ज़्यादा उनके पास कोई पेनल्टी का राइट नहीं है, और वो पीआईओ को कोई स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, सिर्फ लेटर के आपके फॉरवर्ड कर देंगे बस। और वो आपको सेकंड अपील में बस एक काम आएगा कि हाँ हमने पीआईओ को फर्स्ट अपील की थी, बस इस तरह से। तो फर्स्ट अपील के खिलाफ भी एक इस तरह का चलना चाहिए कि भाई या तो आप उनको इतने अच्छे राइट्स दीजिए कि वो पीआईओ के खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन ले सकें, और अगर फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए। इवन वो हाई रैंक ऑफिसर होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए। उनके खिलाफ भी हो सकता है कोई फाइनेंशियल इस तरह का जुर्माना टाइप का उनके खिलाफ भी हो। और एक चीज और है, अगर देखा जाए आरटीआई कानून को लागू हुए 15 वर्ष से भी ऊपर हो चुके हैं, और इन 15 वर्ष में हम लोग ग्रामीण भारत से डिजिटल भारत हो गए हैं। हर जगह हम लोग डिजिटल भारत का नारा लगा रहे हैं। आज हम लोग मीटिंग भी डिजिटल उसके माध्यम से ही कर रहे हैं। तो फिर वो आरटीआई को आप 30 दिन का समय क्यों बनाए रखे हुए हैं? इतने दिन में तो आदमी का मतलब फाइल करके भी भूल जाता है, मेरे को लगता है। तो आपको वो आरटीआई की मतलब उसका जवाब देने की समय सीमा भी कम करनी चाहिए, 30 दिन से कम होनी चाहिए। भाई इतना ज़्यादा टाइम अगर पीआईओ लेगा और उसके बाद भी वो जानकारी नहीं देता है तो क्या मतलब बनता है? तो मैं ये भी मांग करना चाहूँगा कि आप इसकी समय सीमा को कम करें। जी बिल्कुल सही आपने कहा है कि समय सीमा, चलिए समय सीमा यदि कम ना भी करें तो जो समय सीमा पहले से निर्धारित है कम से कम उसमें यदि जवाब मिल जाया करे तो ये नहीं, अगर कम होगी तो उनपे बाध्यता ज्यादा आएगी। अभी तो वो ये टरका देते हैं कि अभी तो नहीं शिवानंद जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। हेलो सर, अक्षय गोस्वामी, एक चीज जोड़ना चाहूंगा। ये केस चल रहा है यूपी से रिलेटेड, हम बात कर रहे हैं पीआईओ की फर्स्ट अपील ऑफिसर की, या कि वहां पे तो कमीशन भी नहीं सुनता। कमीशन का एक मैं उदाहरण बता देता हूँ। देखिए 19/1/2021 को कमीशन एक लेटर रिलीज करता है, नोटिस भेजता है, उसमें लिखा है उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 9(2) के तहत स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि अपीलकर्ता को वांछित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निर्धारित समय
के समय में क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई, अन्यथा की स्थिति में आयोग द्वारा अग्रिम आदेश पारित कर दिया जाता है। ये कहती है SIC। हेलो हेलो, ये जी, आपकी SIC आवाज आ ने रही है। नोटिस भेजा, हाँ, फर्स्ट अपील ऑफिसर को, PIO को, 5 PIO को, 5 फर्स्ट अपील ऑफिसर। लेकिन फर्स्ट अपील ऑफिसर का भी देखिए जवाब सुन लीजिए, इसके अगेंस्ट में फर्स्ट अपील ऑफिसर लिख के देता है, अतः आपके द्वारा प्रेषित उक्त प्रकरण नोटिस की सूचना संबंधित जन सूचना अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेरित की जा चुकी है, जिस पर संबंधित आपकी आवाज में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है गोस्वामी जी, थोड़ा सा परंतु अनेक बार द्वारा सूचना देने में विलंब किया जा रहा है। अतः उक्त प्रकरण में के क्रम में विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण से अभिमुख तथा अनुमोदित करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। प्रथम अपील अधिकारी ब्लॉक खंड शिकारपुर। ये वीडियो साहब कहते हैं कि PIO उनकी बात नहीं मानता, कमीशन कहता है कि आप आके 19/1 को नोटिस करते हैं। 20/7 की हेयरिंग थी, मैं वहां पे जाता हूँ, कमीशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप इस केस में अंदर 6 बार नोटिस दे चुके हैं और आपकी इस नोटिस की अवहेलना हुई है। आपने बोला है कि व्यक्तिगत रूप से आप उपस्थित हो, ना तो आपका कोई उन्होंने रिटर्न दिया, ना व्यक्तिगत रूप से हुए, जबकि मुझे छूट थी कि मैं नहीं आने की, मुझे आपने लेटर दिया, नोटिस लिखा कि मुझे आने की जरूरत नहीं है। मैं कानून को मानता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो आप इनके अगेंस्ट में आगे की तारीख ना देते हुए इस पे कार्रवाई करें, इसको पनिश करें, कार्रवाई करें, सर्विस एक्ट के अकॉर्डिंगली लॉ पास करें, ऑर्डर दें ताकि इन पे कार्रवाई हो। ये 2019 से लटका हुआ केस में कितनी देर, एक केस नहीं, 5 केसेस में, एक PIO फर्स्ट अपील ऑफिसर 5 केसों में यही जी जी गोस्वामी जी, हम आपकी बात समझ गए हैं और आपका प्रश्न जो है लगभग बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की कंसर्न को रिप्रेजेंट करता है। इस विषय में मैं माननीय श्री राहुल सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आपके इस प्रश्न का जवाब दें और सर थोड़ा सा देखें कि गोस्वामी जी की जो कंसर्न है वो ज्यादातर लोगों की कंसर्न है और इस विषय पर क्या किया जाए। जो सूचना आयोग ने जो आपने जो बताया कि वो जब अपील आई, तो एक बार जरा फिर से बताएंगे सूचना आयोग का एग्जैक्ट आदेश क्या था? सर मैं बता देता हूँ आपको, देखिए मैं शुरू से ही पढ़ देता हूँ। नोटिस संख्या नहीं चलो मैं शॉर्ट में वहां से बता देता हूँ। देखिए सर, उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 2(1)(9)(2) के तहत स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि अपीलकर्ता को वांछित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निर्धारित समय अंतर्गत क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई है, अन्यथा की स्थिति में आयोग द्वारा अग्रिम आदेश पारित कर दिया जाएगा। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अबेर कक्षाएं की कंपनी को नोटिस जारी करें। ये कहती है SIC नोटिस में कि पर्सनली प्रेजेंट हूँ। फर्स्ट अपील ऑफिसर भी बता देता हूँ सर क्या लिख के देता है। देखिए फर्स्ट अपील ऑफिसर 6 केसों में लिख के दे रहे हैं, नोटिस संख्या में आपको बता भी दूंगा। ये कमीशन को लिख के उन्होंने दिया है और उसकी कॉपी मुझे दे दी है। आपके द्वारा प्रेरित उक्त वर्णित नोटिस की सूचना जन सूचना अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेरित की जा चुकी है, जिस पर संबंधित जन सूचना अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया है कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, परंतु अनेक बार मौखिक रूप से निर्देश देने के उपरांत भी संबंधित जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने में विलंब किया जा रहा है। अतः उपरोक्त के क्रम में विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण से अभिमुख तथा अनुमोदित करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। प्रथम अपील अधिकारी ब्लॉक खंड शिकारपुर बुलंदशहर। ये सर मतलब इसमें आपका कहना है कि ये प्रथम अपील अधिकारी ने अपने आप को वहां से जो कार्रवाई के लिए कहा गया था उससे अपने आप को मुक्त कर लिया है।
नहीं, उसका ये कहना है कि मैंने पीआईओ को मतलब ये दूसरी बार उसने लिख के दिया है। ये अभी भेजा उसने 15/7 में, और इससे पहले भी उसने आयोग को यही लिख के दिया था, वो था 22/7/2020। यानी कमीशन नोटिस करता है कि आपने जानकारी नहीं दी है एप्लीकेंट को, तो आप इनका मामला 20/7 को आयोग में उपस्थित होके लिखित में बताएं कि आपने जानकारी क्यों नहीं दी। अगर आप उपस्थित नहीं होंगे तो आयोग द्वारा आगे आदेश पारित कर दिया जाएगा। इसके अपेक्ष में फर्स्ट अपील ऑफिसर ये लिख के देता है आयोग को कि भी मैं बार बार जन सूचना अधिकारी को जानकारी देने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन मेरे द्वारा बार बार बोलने के बाद भी जन सूचना अधिकारी जानकारी देने में विलंब कर रहा है। इसलिए मुझे फर्स्ट अपील ऑफिसर को, यानी मेरी गलती नहीं है, मैं बार बार उसको बोल चुका हूं, आप मुझे इस प्रकरण से मुक्त कर दीजिए। कमीशन को मैंने रिक्वेस्ट की। नहीं ठीक है, देखिए अक्षय कमीशन से मैं नहीं मेरा ये कहना है, ठीक है, प्रथम अपील अधिकारी सिर्फ आदेश ही दे सकता है, और प्रथम अपील अधिकारी ने अगर आदेश दे दिया है और लिखित में आदेश दे दिया है, अव्वल तो उन्हें लिखित में आदेश देना होगा, और जैसा वो मौखिक बोल रहे हैं उसका कोई आधार रहता नहीं है, लेकिन अगर वो नोटशीट पे लेकर आ रहे हैं और वो साथ में लिखित आदेश के साथ वो ये भी बता रहे हैं कि हमने मौखिक तौर पे भी उनको बताया है और लिखित में भी आदेश जारी हुआ है, तो वो पर्याप्त है। उस पर सूचना आयोग जो है वो एक्शन ले सकता है। अगर प्रथम अपील सूचना आयोग को लगता है कि देखिए जानकारी अगर जानबूझ करके लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझ करके जानकारी को छुपाया जा रहा है, प्रथम अपील अधिकारी का आदेश बिल्कुल सही है, अगर ऐसा सूचना आयोग को लग रहा है तो सूचना आयोग सीधे पीआईओ के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। लेकिन नहीं ले रहे सर। 20 देखिए, ये जो फर्स्ट अपील ऑफिसर है ये 20/7 में भी लिख के दे चुके हैं आयोग को, उसकी कॉपी मुझे सीसी इन्होंने भेजी थी, और आयोग में भी मैंने कमिश्नर साहब से यही रिक्वेस्ट की थी। मगर सर एक चीज बताइए, कौन से संविधान को मांगना है जन सूचना अधिकारी? नहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मांग रहा है? आपका एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। ये तो होता ही है, मेन समस्या पीआईओ के साथ है। तो अब आप अगर आपको लग रहा है कि अगर आप आयोग के आदेश से खुश नहीं है, तो आपको सबको मालूम है कि आयोग के आदेश के बाद आपको कहाँ उसकी अपील होती है। नहीं सर, आयोग ने भी आगे मुझे डेट दे दी 24 जनवरी 2021, जबकि मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप 6 नोटिस कर चुके हैं, सब में 5-5, 6-6 नोटिस हो चुके हैं, अब तो आप ऑर्डर पास कर दीजिए, आगे डेट देने का तो कोई नोटिस नहीं बना। पास करने वाला आपको आपके यहाँ उत्तर प्रदेश का, मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, आप उसको कोट करिए ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बार बार लिखा जाता है कि सूचना आयोग कोई कोर्ट नहीं है जो तारीख पे तारीख लगाएंगे। साहब उसका रेफरेंस भी दिया तो कमिश्नर साहब मुझे कहते हैं कि आगे से गोस्वामी अगली बार आए ना तो आप तलवार लेके आना। मैंने कहा सर माफी चाहूंगा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा सर माफी चाहूंगा, मेरा काम तलवार लेना खड़ा होना नहीं है, मैं संविधान को मानता हूँ, आपकी जो कलम है वो तलवार से बड़ी, आप ऑर्डर पास कीजिए ना जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यहाँ तलवार की बात कहाँ से आ गई? चलिए बेसिकली इनकी जो कंसर्न है वो सिंपल सा ये है कि सूचना आयोग ही सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और जिस प्रकार से केएम भाई ने कहा कि यूपी की स्थिति खराब है उसके तहत है। तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपके पास फैसला है। शिवानंद द्विवेदी जी, आज के विषय पे अगर 2 मिनट मुझको कहने का मौका दिया जाए तो चूक कहाँ पर हो रही है अपीली अधिकारी पे? मैं थोड़ा सा आज के विषय पे सिंह जी मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा। एक हमारे बीच में संजय सिंह जी बघेल हैं, वो रीवा से हैं, वो अपनी बात कुछ पूछना चाह रहे हैं, काफी टाइम से उन्होंने बात करी है, तो उनके बाद आप बोल लीजिए, है ना संजय सिंह जी? जी शिवानंद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा था, शायद मेरी आवाज आ रही होगी आप तक। हेलो, आ रही है आपकी आवाज, बोले कि प्रथम अपीली अधिकारी के संबंध में एक नया अमेंडमेंट, खैर ये राज्य और केंद्र सरकार का मामला है, आना चाहिए, समय उस पर कम हो, और इनको समय पे विशेष जिम्मेदारी भी नहीं है, ये सिर्फ कागजों को आगे पीछे बढ़ा देते हैं और अपने कार्य से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, मैं राज्य सूचना आयुक्त माननीय राहुल सिंह जी से एक कहना चाहता हूं कि वो एक निश्चित तौर पर ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन हमने कई आरटीआई लगाई और उनके कार्यालय से मुझे एक वापस कर दिया गया स्पीड पोस्ट के माध्यम से 23/3/2021 को पत्र क्रमांक 5645 कि आपके उस पे 3 सेट में नहीं था कागज,
और एक प्रथम अपील की फीस की रसीद न होना। ये राहुल सिंह जी से मैं कहना चाहूंगा, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैंने उनके ट्विटर पे भी लिखा था कि ऑफिस में फोटोकॉपी करा लेते और उसका पैसा बता देते तो मैं जरूर जमा कर देता। और प्रथम अपील के संबंध में संजय सिंह जी, ये मैं आपको, आप समय नष्ट करेंगे इतना बाकी सब चीज रिपीट करके, मैं आपके सारे कंसर्न मुझे याद है, ट्विटर पे आपने किया था, मैं उसका वैसे ही उत्तर दे देता हूँ। पहली चीज तो ये कि उसमें प्रथम अपील की फीस नहीं थी, राइट? फीस मांगी जाएगी क्योंकि बिना फीस के प्रथम अपील अगर आपने दायर कर दी है तो वो कानून का उल्लंघन है। सर जमा किया था, दुर्भाग्यवश। मैं आपको एक मिनट, आपको लेटर भेजा गया था, आप उसमें प्रथम अपील की फीस का जो आपसे मांगा गया था, आप उसमें समझिए एक चीज को, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत में भेज दिया था सर, मैंने जमा किया था। स्पेशल आपके लिए कोई स्पेशल काम नहीं किया जाएगा सूचना आयोग में कि मैं नहीं कहता सर मेरे लिए करें, मैं कोई स्पेशल व्यक्ति तो ये आप ये मान के चलिए आपके लिए स्पेशल कोई काम नहीं किया जाएगा कि आप, अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, क्षमा चाहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने व्हाट्सएप में भेज दिया था आपने। प्रथम अपील की फीस नहीं दी थी। अगर आप ये मैंने व्हाट्सएप गलती से नहीं हो पाई, मैं आपका केस सुन लूं, मैं नहीं सुनूंगा, ना सुन बस। संजय सिंह जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपील करिए तो अपील के साथ जो फीस होती है वो करिए, लगाइए। और अपन यहाँ पे इनका डिस्कशन, ये कंसर्न जो रहती हैं, मतलब ये अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन सामान्य तौर पे रहता है और अपन इसको थोड़ा सा व्यक्तिगत मामलों को लेकर के यहाँ पर अपन वो रेज करेंगे तो अन्य लोगों का जो वैसे ही रहता है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही सर आपकी आवाज। एक बार मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो पार्टिसिपेंट्स रीवा संभाग से हैं, अगर उनको ये लगता है कि वो यहाँ पर कुछ बात करके इन्फ्लुएंस करेंगे आपकी समस्याएं जो हैं, क्योंकि मैं हर लेवल पे ओपन हूँ और बहुत पारदर्शी तरीके से काम कर रहा हूँ। एक मैंने नंबर दे के रखा हुआ है, वहां पे लोग वहां पर बैठा के रखे हुए, इंटर्न्स बैठा के रखे हुए हैं, समस्याएं जो आती हैं उनको बकायदा उस पर कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि पूरी तरह से उनका निराकरण हो। लेकिन उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि मैं यहाँ पर जो मेरे डिसीजन हो चुके हैं उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, अव्वल तो मैं नहीं करूंगा। उसके लिए कोई भी पार्टिसिपेंट हो, अगर वो मेरे डिसीजन से नाखुश है तो मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि आप लोग उसमें हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर मेरे निर्णय से नाखुश हैं तो। दूसरा, उसमें कानून के ऊपर जो हम बात कर सकते हैं उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। उस पर अगर आपको कोई विधिक सलाह की जरूरत होगी, मैं हूँ, आत्मदीप साहब हैं, शैलेश गांधी जी हैं, आप उस पर सवाल कर सकते हैं, है ना, उसके लिए हम लोग बता सकते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये स्थिति जो है, अगर आप अपने पर्सनल ग्रीवियंसेस को लेकर के यहाँ पर आएंगे तो वो एक दिक्कत हो जाएगी। आप यहाँ पर मेन चीज है, ये प्लेटफॉर्म जो है एक अवेयरनेस के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है कि मेरे निर्णय से खुश नहीं हो, आत्मदीप जी के निर्णय से कई लोग होंगे जो खुश नहीं होंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसमें हम जो एक यहाँ पे संवाद का अगर एक कार्यक्रम रखा है, मतलब हमने भी बिल्कुल, लेकिन वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम लोग एक बेहतर, जो इसमें जो समस्याएं, जो मुझे खुद जानने की जरूरत है कि किस लेवल पे क्या समस्याएं आ रही हैं, लेकिन यहाँ इस प्रकरण में अगर ऐसी कोई चीज होती तो भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि जहां पर लग रहा है कि सूचना आयोग ने कोई गलती कर दी है, सूचना आयोग ने कोई गलत काम कर दिया है, तो फिर मैं उसमें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन अगर इस तरह से अगर वो होगा तो ये मेरे लिए बहुत दिक्कत का विषय हो जाएगा, क्योंकि फिर तो मैं यहाँ पर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं रोज लोगों के, मैं अपने ही निर्णय के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता रहूं। सर 1 मिनट आपसे चाहूंगा सर, मैंने व्हाट्सएप में आपके भेजी थी रसीद, फोटोकॉपी कराना भूल गया था मैं सर। बहुत अच्छी बात है, और आप ये मान सकते हैं कि अगर मेरे यहाँ 600 लोग हैं तो 600 लोगों की मैं रसीद निकाल कर व्हाट्सएप पे करता रहूं, सबके लिए मैं यही करता रहूंगा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। आप समझिए चीज को, जब मैंने ARD नंबर दिया हुआ है, मैंने वहां पे व्यवस्था दी हुई है, आप वहां पर उसको वहां पर दे सकते थे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ के राज्य सूचना आयोग सारे काम छोड़ के सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए और सभी व्यक्तियों से डायरेक्ट डील कर पाए, तो ये मेरे लिए गुस्साए नहीं सर, गुस्साए नहीं सर, हम अपनी नहीं, देखिए प्लेटफॉर्म संजय सिंह जी, हाँ, अपन अभी इस बात को आगे प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, सर ने कह दिया, उसको हमें अंतिम निर्णय यहाँ पे मानना है। अपन ऐसे मामलों का डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। GRD डेस्क है, उसका उपयोग करेंगे। हाँ, नहीं, हम यहाँ पे उपयोग नहीं कर सकते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और आलोक कुमार सिंह जी, आप कुछ यहाँ पर जोड़ना शिवानंद जी, आज का जो हम लोग का विषय है अपीली अधिकारी के संदर्भ में, क्योंकि जब हम अपील में जाते हैं तो हमें 2 चीजें ज्ञात होती हैं
कि अपील में हम जा क्यों रहे हैं। नहीं, और नहीं, अपील जब हम अपील में जा रहे हैं शिवानंद जी, और अपील में जाने का हमें कारण ज्ञात है। जब अपील हम लिख रहे हैं तो अपील में साथ में ये भी लिखते हैं कि आपके द्वारा अगर हमको सूचना नहीं उपलब्ध करवाई जाती है तो ये भारतीय दंड विधान, जिसे हम आईपीसी कहते हैं, उसकी धारा 166(2) के तहत अपराध माना जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमको ये सूचना नहीं उपलब्ध करवाते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत जो अधिकार हमें प्राप्त है उसका उल्लंघन भी आपके द्वारा माना जाएगा। बस इतना ही लिखना होता है। ये खास अपीलें बनती हैं जो कि हर अपील, मतलब एक अगर एक्टिविस्ट है तो उसको जानने की जरूरत है कि जब हम अपील लिख रहे हैं तो ये 2 बातें जरूर मेंशन करके आए। अगर हमको जन सूचना अधिकारी ने गलत दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं तो धारा 167(2) के तहत भी आप अगर उसको बचाते हैं तो ये अपराध माना जाएगा। मी प्रश्न विचारणार आहोत, मला नंबर लगना रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से अपील भेजेंगे तो अपीली अधिकारी निश्चित रूप से आपकी अपील को टाइमली डिस्पोज करेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अपीली अधिकारी इस बात को जान रहा है कि आईपीसी की जो धारा 166(2) है वो क्या कहती है और संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो क्या कहता है। तो जब बिल्कुल, तो आलोक कुमार सिंह जी ने जो सजेशन दिया है मेंशन करके तो इस बात को हाँ नहीं, मैं समझ गया आपकी बात को, और हमारे जो पार्टिसिपेंट थे वो भी समझ गए होंगे कि आप जब अपील करें तो आप 166(2) का जिक्र करें। ठीक है, आप वो कार्यवाही करवा पाए कि ना करवा पाए, उनको एफआईआर दर्ज करवा पाए कि ना करवा पाए, लेकिन इनका भी कहना सही है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो डेवलप हो ही जाता है, और इससे ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्वों के प्रति थोड़ा सा ज्यादा आगाह रहना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा इस बात को महसूस करेगा कि उसको समय पर डिस्पोज करना है, समय पर जवाब देना है। धन्यवाद आपका आलोक कुमार सिंह जी। शिवानंद जी, साथ में अनुच्छेद 14 का भी हमें जिक्र करना पड़ेगा। अनुच्छेद 14 जो कहता है राइट टू इक्वलिटी फॉर द जस्टिस। ठीक है, तो अगर संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन हम लिख रहे हैं अपनी अपील में तो हमारे लिए ये 2 आधार इतने अच्छे आधार होते हैं कि हम 226 में इंटरटेन हो जाते हैं तुरंत। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमें उम्मीद है कि प्रथम हाँ बिल्कुल, आपकी बात को समझ पा रहे हैं, और हमें ये भी उम्मीद है, आशा करते हैं कि प्रथम अपीली अधिकारी के पास इतना समय भी होगा कि वो हमारे लोगों के आवेदन पर पढ़े और वो कार्रवाई करे, क्योंकि हमने तो अपने ही आवेदनों में ऐसे देखा है कि प्रथम अपीली अधिकारी या पीआईओ आवेदन देखते ही नहीं है, फिर जब अपील पहुंच जाती है आयोग में तो वहां से कार्यवाही होती है तब होता है। तो ना इतनी सारी चीज पढ़े वो, हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, और अच्छी बात है कि वो ये कार्यवाही करें, पर हमें ये करना पड़ेगा। सुरेंद्र जैन जी, कुछ इस विषय पर आप जोड़ना चाहते हैं? आपने काफी कुछ वहाँ प्रयास किए हुए हैं राजस्थान में, और मैं थोड़ा सा आपके अनुभव से लोग परिचित होना चाहते हैं। थोड़ा सा आप अपना 1-2 मिनट के बीच में अपनी बात रखें। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा निवेदन था कि हमने कई पुरानी साहित्य के टाइम में प्रथम अपीली अधिकारी को भी पार्टी बनाया था और बनाया है पुरानी साहब ने फैसले में, और मेरा आयोग में ये भी रहता है कि प्रथम अपीली अधिकारी को डायरेक्शन दिया जाए कि वो आवश्यक रूप से सुने उच्च अधिकारियों को लिखा जाए, जिससे आपके यहाँ कार्यभार कम होगा। हमारा ये निवेदन रहता है, और मैंने अभी भी कई 2 अपीलों में पार्टी बनाया गया है प्रथम अपीली अधिकारी को आयोग ने। तो ये एक रहती समस्या सबसे बड़ी चल रही है कि कई जगह सुनवाई होती है प्रथम अपीली अधिकारी द्वारा, तो वो बुलाते ही नहीं है और एक तरफा फैसला कर देते हैं, उसमें गलत निर्णय ज्यादा होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब सुनवाई होनी चाहिए और बुलाने का नियम है तो उससे पारदर्शिता रहेगी और समाधान आवश्यक रूप से होगा, ऐसा मानना है, क्योंकि द्वितीय अपील में भी बुलाया जाता है। तो प्रथम अपीली अधिकारी को भी हम लिखते हैं और कहते हैं कि साहब सुनवाई हमारे, अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण हुआ, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जोधपुर में, वहाँ पे प्रथम अपीली अधिकारी कोई आईएएस ऑफिसर है नेहा गिरी मैडम, उन्होंने प्रथम अपीली वेबिनार पे फर्स्ट टाइम, सूचना आयोग नहीं सुनता है, उन्होंने सुनी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको धन्यवाद दिया, मैंने कहा मैडम आप हैं जो आज प्रथम बार वेबिनार पे प्रथम अपील की सुनवाई कर,
ये कहीं भी नहीं होता है और आयोग को हम लिख लिख के थक गए हैं, पर आपने जो ये कार्य किया इसके लिए बहुत साधुवाद है। निर्णय जो भी करना है वो अलग पार्ट है, पर इस तरह का अगर आप काम करेंगी तो आने वाले समय में लोगों को अच्छा मैसेज जाएगा कि अच्छे भी प्रथम अपील अधिकारी है। तो ये एक मेरा सोच है, अच्छा काम करने वाले को मोटिवेट भी करना चाहिए। अधिकारी कोई भी हो, कैसा भी हो, निर्णय हो रहा है अपने फेवर में, हो रहा है अनफेवर में, पर जो अच्छा हुआ उसके लिए साधुवाद रहता है। और मेरा दूसरा ये भी पहलू रहा, कई प्रथम अपील अधिकारी निर्णय में ये भी लिखाते हैं कि सूचना निःशुल्क दी जाए, उसका पैसा लोक अधिकारी से वसूला जाए, पर ये होता नहीं है अमूमन। ये मेडिकल में हो रहा है, काफी आदेश ऐसे जारी हुए हैं, उसके लिए भी प्रयत्न है कि वो पैसे लोक अधिकारी से वसूले जाए, उसकी भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो मिला जुला है। बाकी ज्यादा विभागों में जो पब्लिक डिपार्टमेंट है, निगम है, जेडीए वगैरह है, यहाँ सुनवाई कम होती है, बिल्कुल ही नहीं होती है। तो ये थोड़ा सुधार हो जाए तो प्रथम अपील तक आदमी सूचना मिल जाएगी, सेकंड अपील तक नहीं जाना पड़ेगा। हमने गवर्नमेंट को भी लिखा है, सरकार को भी लिखा है कि इस तरह के आदेश निकाला जाए जिससे प्रथम अपील अधिकारी समय पर सुनवाई करके यहाँ पे ही निर्णय कर दे दोनों पक्षों का, तो उससे आगे सेकंड अपीलों में बाहर नहीं पड़ेगा। सेकंड अपील अधिकारी को भी हम कहते हैं कि आप उनको, गवर्नमेंट को लिखो प्रथम अपील अधिकारी समय सीमा में निर्णय करे। तो ये थोड़ा कठिन कार्य तो है ही है, लंबे समय से लोग परेशान है, जब भी द्वितीय अपीलें बढ़ रही है क्योंकि प्रथम अपील अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे समय पे और निर्णय नहीं करते हैं, निर्णय करते हैं तो लोक शिक्षा अधिकारी का पक्ष ज्यादा रहता है। तो ये समस्याएं चल रही है, पर काफी कुछ कई जगह सुधार भी होता है, अच्छे लोग भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी जगह खराबी है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं। अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे अधिकारी कार्यपालिका में नहीं होते तो हमें जानकारियां नहीं मिलती होती। नहीं तो निश्चित तौर पे अच्छे अधिकारी है, पीआईओ भी अच्छे कई बार मिल जाते हैं। सर एक बात मैं प्रथम और अपील जोड़ना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो अपना अपीली आवेदन तैयार किया ना, वो अपीली आवेदन ही हम लोगों ने बहुत बेहतर नहीं तैयार किया था। अगर ये 2 बिंदुओं के संग वाला अपीली आवेदन होगा तो आप मान के चलो कि आयोग के पास जो उठा करके भेज दी जाती थी, डाक बाबू बन गए थे अपीली अधिकारी, वो नहीं बनेंगे, क्योंकि वो भी उतना ही संविधान को जानते हैं, उतना ही कानूनों को जानते हैं। सर, संविधान को जानते तो आज ये तकलीफें नहीं होती सर। आलोक जी लोग यहाँ तक में ये कमियां रखी, और अगर ये प्रथम अपील में आपका करके आगे चलते हैं, नहीं वो बात आपकी आगे दे करके चलते हैं तो हमारे पास, क्योंकि हाईकोर्ट एक ऐसी व्यवस्था है, जब ऐसा कुछ हमें दिखता है ना तो हम हाईकोर्ट में 226 में, क्योंकि वो हम लगा करके आए हैं अपील में, हमारे पास काफी विशेषाधिकार जो हाईकोर्ट को होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। आलोक सर जी, हाईकोर्ट भी आप जानते हैं, आप भी जाते हैं, सब चीजें देखते हैं, वहां पे भी 5-5 साल तक उनका निस्तांतरण नहीं होता है, तो क्या फायदा होता है? सर 18 चीजें जानते हैं, अपन कर रहे हैं, अपन का यही उद्देश्य है कि इसको कैसे उमेश चलिए ठीक है, अब इस डिस्कशन को अपन वो करते हैं। जब हम सूचना अधिकार की बात करते हैं और एक छोटे से कानून की चर्चा करते हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ा कानून नहीं है, वही छोटा सा कानून है कि जो सदन को लिखा पढ़ी में दिया जाएगा वो आम जनता को दे देना चाहिए। उसमें कोई इफ एंड बट का कोई क्लॉज है ही नहीं, और जब इफ एंड बट का कोई क्लॉज नहीं है तो बस इतनी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, और वो सबके लिए बनी रहनी चाहिए। जी, अभी हमारे बीच में उमेश प्रसाद जी हैं, उन्होंने अपना हैंड रेज किया हुआ है। उमेश प्रसाद जी, कुछ आपके प्रश्न हैं, फिर बासिम आलम जी अपना प्रश्न रखें। आप लोगों के प्रश्न है तो कृपया हैंड रेज करें। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। उमेश प्रसाद जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अपना वो बटन जो है नीचे बोलने वाली, उसको टच करिए। अनम्यूट करने के लिए एक बटन होती है, उसको आपको टच करना पड़ेगा, वो क्रॉस लाइन आपके माइक वाले चिन्ह। हाँ, आप बोलिए। मेरा ये कहना है, मेरा नाम उमेश प्रसाद है, हम बिहार पटना से बात कर रहे हैं सर। जी हेलो हेलो। हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है उमेश जी। उमेश जी बोलिए बोलिए। बिहार पटना से हम बात कर रहे हैं सर। ये प्रोग्राम हम फर्स्ट बार देखे, सडनली हम किसी ने हमको भेजा था लिंक, जस्ट हम 10 मिनट से सुन रहे हैं। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? अरे बहुत ही, मतलब हम लगभग 10 साल से इसके पीछे हम
कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई कहीं से सपोर्ट या सिर्फ राहुल सर का यूट्यूब पर हमने कई बार देखा, अच्छा लगा, लेकिन अचानक किसी मित्र ने हमको भेजा लिंक, आज 10 मिनट पहले भेजा, 15 मिनट पहले, तो हम सडनली बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए और अपने अन्य साथियों को भी लाइए, आप इसमें। हाँ, और हमारे बिहार में इस तरह का कुछ जागरूकता फैलाया जाए। हम बहुत एक्टिव हैं और सोशल वर्क में हम हैं, हम पैसा से एडवोकेट हैं, लेकिन कार्यरत रहते हैं सोशल वर्क में, और हम आज यही हथियार है। सर आप हर संडे को हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और हम आपको ट्रेंड करेंगे कि किस तरह से इसी तरह से कार्यक्रम आप वहां भी चला सकते हैं, और आप हर संडे को इसी कार्यक्रम में जुड़े, अपने अन्य साथियों को भी लाएं, अपने अधिवक्ता साथियों को भी लाएं। जी जी सर, हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वही टाइम रहेगा संडे का 11 बजे से। जी जी बिल्कुल, एक फिक्स है, नेशनल टाइम है 11 से 1, कभी नहीं चेंज होता, एक्सेप्ट बहुत ही विशेष परिस्थितियों में। जैसे एक बार ये चेंज हुआ था, जिसको हम कुछ कॉन्फ्रेंस के कारण उसको शिफ्ट किए थे, एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस अपनी थी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश। हाँ, बिहार को कुछ मिलेगा आप लोगों के सहारे, कुछ बिहार को उन्नति करने का, कुछ भ्रष्टाचारी तथ्य को बिहार उजागर भारत में करने ही का है, मौका। बिहार भारत में ही है, और हम सब मिल करके काम करेंगे भारत देश के लिए। हमारे बीच में और बहुत सारे साथी हैं बिहार के, आप उनसे मिलेंगे। हमारे बीच में बासिम आलम अंसारी जी हैं। बासिम आलम जी, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, आप भी हमारे ख्याल से झारखंड या बिहार से हैं, आप भी कुछ बात रखना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, मैं वसीम आलम रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। सर, एक क्लैरिफिकेशन चाहते हैं सर। जो आरटीआई एक्ट की सेक्शन 20 का सब सेक्शन 2 है, वो कहता है कि जब भी पीआईओ अगर सूचना सही समय पर नहीं देता है, युक्त है, इट शैल रिकमेंड डिसिप्लिनरी के आपके पास जो सूचना आयोग के पास 21 के तहत जुर्माना लगाने का जो अधिकार है, वो पूरी तरह से लागू होगा, वो मैंडेटरी है। सेक्शन 22 में जो दिया हुआ है डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, उसमें वर्ड ही से छोटा सा वर्ड सर, रिकमेंड शैल रिकमेंड कंफर्म कर लीजिए, 2 जानकार है शुरू कर दीजिए, तब तो मुझे लगता है कि इसमें तो फिर कोई बात ही नहीं। अगर प्रथम अपील अधिकारी उस सेक्शन को देखते ही डर के मारे काम करने लगते हैं, तो सबसे अच्छी चीज है, फिर तो सबको लिखना चाहिए अपने इसमें प्रथम अपील में, और उससे तो समस्या वैसी सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि देखिए, सूचना आयोगों में भी मैं कई बार देख चुका हूँ, सूचना आयोग कई बार लिखता है, राज्य सरकारों को लिखता है, और केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार को लिखते हैं कि भाई प्रथम अपील अधिकारी जो है अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें, सही से काम करें। ये हम लोग कई बार फ्लैग ऑफ कर चुके हैं। आत्मदीप जी साहब ने जैसा बताया कि उन्होंने अपने आदेशों में कई बार उनको सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत नोटिस इशू किए गए। मैं भी करता हूँ नोटिस इशू, कई बार किए हैं कि भाई आप क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन उसका कोई खास असर मैंने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया हो और प्रथम अपील अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी हो। इस तरह का मैंने अभी तक चेंज तो देखा नहीं है उसको लेकर के। जी, हमारे बीच में राहुल हटोले जी हैं। बासिम आलम जी, और हम प्रश्न ले लें, फिर आगे भी डिस्कशन रखेंगे। राहुल हटोले जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है, कुछ पूछना, हमारे महाराष्ट्र के साथी हैं। राहुल हटोले जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? राहुल हटोले बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने एक एप्लीकेशन दे रखा था पुलिस स्टेशन में कि एक हमारे यहाँ पे एक आदमी है, उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा है और ये कुत्ता काफी लोगों को काटता है। 2017 से वो 10 लोगों को काट चुका है। इसके लिए मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी,
तो पुलिस वालों ने ये लिख कर दे दिया कि भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क कीजिए। और जब मैंने ग्राम पंचायत सचिव को अर्जी दी तो उन्होंने उस पर आरटीआई लगाई, तो उन्होंने उस पर जानकारी तो दी नहीं, और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, बावजूद इसके कि उनको सिर्फ एक नोटिस दे दिया कि आप 15 दिन के अंदर इन्हें जानकारी दे दीजिए। अब उन्होंने जानकारी ये भेजी है कि जो कुत्ते का मालिक है वो बोलते हैं कि ये कुत्ता मेरा है ही नहीं है, तो हम इस पर एक्शन नहीं ले सकते। तो सर इस पर मैं सर से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो मार्गदर्शन करें। हेलो सर के पास भी एक कुत्ता था, लेकिन हमें लगता है कि सर आपका कुत्ता का शायद डेथ हो गया अभी, पता चली है, ऐसा क्या? हाँ सर मैं काफी ये दुखद कहना है। चाहता हूँ कि नगर पालिका में, महानगर पालिका में जैसे कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस इशू किया जाता है, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में ये इशू नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्या ग्रामीण विभाग में अपने इंसान नहीं रहते? नहीं, हेलो बिल्कुल आप उसमें अपने पंचायत में ये मुद्दा उठा सकते हैं, पंचायत में जाकर के उसमें आपको करना पड़ेगा और वो आप कार्रवाई करवा सकते हैं उसमें, क्योंकि पंचायत में आप लोगों को लेके जाइए, जितने लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन दीजिए, जितने लोग प्रभावित हैं। मुझे लगता है कि केवल आप ही तो प्रभावित नहीं होंगे, कोई ऐसा तो नहीं कुत्ते की आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, आप ही को काटता हो। ये नहीं सर, हाँ, 10 और भी सारे लोग, बहुत सारे लोग होंगे जिनको वो अटैक करता होगा, परेशान करता होगा। आपने बोला 10 लोगों को काटा है, हाँ। तो वैसे वो सारे परिवार वाले मिल करके जाए और उसमें पंचायत में रिप्रेजेंटेशन दे, और साथ में आप अब जब उनके जो जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो उनका पाला हुआ है और खुद बोल रहे हैं कि नहीं पाला हुआ नहीं है, तो उसमें फिर पंचायत को उसमें वो उस हिसाब से, अगर वो मान लीजिए कोई मतलब पागल हो गया हो कुत्ता, तो उस हिसाब से उसको तो फिर पंचायत की जवाबदेही हो तो उस पर एक्शन लेना, तो वो आप करवा सकते हैं। ठीक है सर, क्या इसमें मैं सेकंड अपील कर सकता हूँ? सर अपील की आवश्यकता नहीं है। पंचायती राज एक्ट जो है उसमें आवारा पशुओं का प्रबंधन करना पंचायत की जिम्मेदारी दी हुई है। पंचायत को जिम्मेदारी देने के बाद पंचायत उस पर एक्शन ले लेगी, क्योंकि आपको तो कह ही रहे हैं हमारा है नहीं तो आवारा है, पंचायत करेगी। पंचायत में अगर आपका सचिव नहीं सुनता, सरपंच नहीं सुनता, तो आप सीओ को कंप्लेंट करें इसकी। पंचायती राज एक्ट में यही प्रोविजन है। हाँ, ताराचंद जी ने बिल्कुल सही कहा है। आप उसी हिसाब से आप, और अब आप जो एप्लीकेशन अभी तक आप किसी को मालिक बना के कर रहे थे, अब आप ये एप्लीकेशन बनाइए कि एक आवारा पशु है, इससे पहले 10 लोगों को काट चुका है, लोगों के लिए खतरा बना हुआ है, और उसके खिलाफ जो है, जैसा ताराचंद जहांगीर जी ने बताया है, उस हिसाब से आप उसमें आगे कार्रवाई करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, हटोले जी ने यदि अपील जो है आयोग में कर दी, महाराष्ट्र सूचना आयोग में, तो कुत्ता यदि बदला लेने के लिए आ गया तो क्या करेंगे आयुक्त लोग? थर्ड पार्टी हो जाएगा कुत्ता। हो सकता है वो बोले कि मेरी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए 81J। तो इस स्थिति में अगर सर वो सूचना आयुक्त क्या करेंगे? सर मान लेते तो फिर वो आईपीसी में रिश्ती कारित करने में उससे गवर्न हो जाती, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट को लिखना पड़ता है आयोग को कि आप ये कंसर्न डिपार्टमेंट इस पे एक्शन ले। सही है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न था आपका हटोले जी, और बड़ा मजा आ गया। एक्चुअली ये न्यूज बननी चाहिए आज के कहीं ना कहीं, इसका जब राइटअप बने कि इस तरह से इंटरेस्टिंग प्रश्न आया है जिसमें इस तरह की समस्या का समाधान भी आरटीआई के माध्यम से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टोले जी। और हमारे बीच में धनी राम जी ने भी प्रश्न नमस्कार सर। हाँ बताइए सर। ये आज कार्यक्रम में हम पहली बार जुड़े हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगा सर। अभी राज्य सूचना आयोग में सर मेरी 2 अपील लगी हुई है, लेकिन उनका निराकरण नहीं हो पाया सर। 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए? नहीं जी सर। कहाँ पे लगे? ये सागर जिले से हूँ सर मैं।
अच्छा, सागर जिले में से हैं तो आप आयोग में ऐसा करिए, क्योंकि 2018-19 की फाइलें अभी शायद उसमें से कई जगह तो 19 और 20 की फाइलें शुरू हो गई हैं, तो आप उसमें एक शीघ्र सुनवाई का आपके पास आवेदन का नंबर है उसमें? जी सर। तो दोनों अपील रजिस्ट्रेशन करने का, तो दोनों अपील रजिस्ट्रेशन का नंबर आप लिखिए और एक उसमें वो एक शीघ्र सुनवाई का एक आवेदन बनाइए। जी सर। आप जो आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो आपका मामला सुनते हैं उनके पास आप जाकर के उनको रिक्वेस्ट करिए कि इसको जरा आप तत्काल इसकी सुनवाई करवा दीजिए, तो वो हो जाएगी सुनवाई, आपकी पहले सुनवाई हो जाएगी। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू निखिला जी। और देवेंद्र अग्रवाल जी कुछ इस विषय में जोड़ना चाह रहे हैं। देवेंद्र अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना वीडियो भी ऑन करें। प्रथम अपीली वाले मामले को लेकर के आपके भी काफी कंसर्न रहे हैं और जिस पर आप अपना विचार कुछ रखना चाह रहे हैं। नहीं सर, ऐसे कोई विचार नहीं है, मैं सुन ही रहा था। बाकी पर मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि पूरे सिस्टम में जो सबसे बड़ी खराबी है, उस खराबी की मूल वजह फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी की तरफ से ही होती है। क्योंकि कानून को अगर कहीं कोई खामी रह गई है, अगर पीआईओ ने कोई गलती की है, कानून के अनुसार काम नहीं किया है, या आवेदक की तरफ से कोई भूल हो गई है, उसको सुधार करके उस जानकारी को उपलब्ध करवाया जा सकता है, तो ये जिम्मेदारी विभाग की होती है। और विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वही फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी होते हैं। उनके तरफ से कभी सहयोगात्मक रवैया नहीं रहता। और एक जो सबसे बड़ी बात आती है दुविधा की, वो दुविधा की बात जब आती है जब आप कोई आवेदन करते हैं, आवेदन में आपको कोई जवाब मिलता है, जवाब पर आप आपत्ति दर्ज कराते हुए अपनी अपील प्रस्तुत करते हैं, तो अपील का जो जवाब है वो पीआईओ अपीलेंट अधिकारी को सीधे देता है, जिसकी जानकारी आपको नहीं होती कि उसने क्या जवाब दिया है, जिस पर आप आपत्ति कर सके कि सर उन्होंने जो जानकारी अपीलीय अधिकारी के सामने प्रस्तुत की है वो सही है कि गलत है, या उसमें उसका कौन सा पक्ष और रखा जा सकता है। हम भी कई बार गलती कर देते हैं, आवेदक भी जो है अपीलेंट अथॉरिटी के समय, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये लिखना चाहिए कि उन्हें पहले जो भी जवाब पीआईओ की तरफ से है उसके आपत्ति का, वो उन्हें भी कॉपी दे दी जाए, उसके बाद उनको सुनवाई का अवसर दिया जाए, ताकि वो अपने सभी बातों को सही तरीके से रख सके, रिटर्न में प्रस्तुत कर सके। यदि उनका कोई बात पूरा या अधूरा रह गया है, पूरा नहीं हो पाया है, तो वो अपीली अधिकारी के समक्ष प्रार्थना करें, रिटर्न में एक आवेदन साथ में बना के सदैव लेके जाए कि अपनी कोई बात वो लिखित में रखना चाहते हैं, उसको रखे बगैर उसको बिना पढ़े उनके आदेश के ऊपर आदेश कोई ना आदेश जारी नहीं किया जाए। तो ये थोड़ा सा ज्यादा और सरल बना सकता है अपीलीय निर्णय को। और ज्यादातर मैं एक ही चीज बोलूंगा कि सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब कोई कोर्ट के निर्णय देते हुए कोई पीआईओ जानकारी को वो करता है, तो वहां पर हमें अपनी तैयारी करके जाना चाहिए कि उस कोर्ट के निर्णय में क्या है, क्या वो उन पर लागू होता है कि नहीं होता है। सिर्फ ये बोल देना कि कोर्ट का ये निर्णय था, फलाना ये निर्णय था, इस कारण से जानकारी नहीं दी जा सकती, और हम ये बोल देते हैं कि जानकारी मिलनी चाहिए, ये ऐसा वैसा जो भी है, तो थोड़ा सा उस कोर्ट के निर्णय को भी वो करते हुए जाए, क्योंकि ज्यादातर उसका लाभ पीआईओ उठाते हैं। तो क्या अचानक से आपने मुझे बोला तो मैं इस पर विशेष तैयारी के साथ नहीं था। बाकी अगर कोई साथी कुछ जानना चाहे तो मैं सहयोग कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, आपके विचार काफी महत्वपूर्ण रहे हैं और हो गया। जनरली हर व्यक्ति एक प्रोसेस से गुजरता है और समस्याएं सभी को आरटीआई जो भी लगा रहे हैं, तो हम लोगों को समस्याएं आती रहती हैं, तो अपने विचार व्यक्त करना चाहिए। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आपने अपने रखे हैं। हमारे बीच में सुनील खंडेलवाल जी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गिरिडीह से शायद या गया में आप काम कर रहे हैं, गया क्षेत्र में। जी सर, गिरिडीह में। आपकी हाँ, गिरिडीह में जी सर, कुछ अपने अनुभव आप भी शेयर करें। जी सर, अभी मैं कुत्ते वाला प्रकरण सुन रहा था, उसी में ही कुछ कहना चाहूंगा कि मैं भी इस मुद्दे से लगभग 3 से 4 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। मैं आपको बताता हूं कि अमूमन आवारा कुत्तों की समस्या से लगभग पूरा भारत देश ही परेशान है। हुआ ये कि जब हम मॉर्निंग वॉक में जाते हैं या लेट नाइट कुछ हो जाती है, तो ये आवारा कुत्ते काफी परेशान करते हैं। कितने लोगों को काट लेते हैं, और काटने के बाद जो अस्पतालों में सुविधा है दवा दारू की,
वो सब ढंग से नहीं मिलने पाती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ के उपायुक्त महोदय को एक पत्र लिखा था कि ये आवारा कुत्तों की समस्या से हमें निजात दिलाई जाए, और चूंकि हमारा क्षेत्र नगर निगम में आता है तो एक डॉग को पकड़ने का स्क्वाड भी होता है, वो भी नहीं है, तो उसके लिए व्यवस्था की जाए। और जहां तक मुझे जानकारी है कि आवारा कुत्तों के रख रखाव के लिए भी सरकार के द्वारा कुछ फंड मुहैया कराया गया है। तो काफी पत्राचार करने के बाद 0.42 डिसमिल जमीन कुत्तों के रख रखाव के लिए चिन्हित की गई। फिर जब उनसे पूछा कि ये जो चिन्हित जमीन है इस पर निर्माण कार्य कब प्रारंभ होंगे, तो कहा गया कि ये अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण जब तक हमें नहीं होगा तब तक ये निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। जब अंतर विभागीय हस्तांतरण के बारे में काफी पत्राचार किया तो जवाब आया कि जो भूमि चिन्हित की गई है उसका निरीक्षण होगा, उसके बाद कार्यवाही प्रारंभ होगी। अब जो जगह चिन्हित की गई है उस जगह से जिला मुख्यालय की दूरी मुश्किल से 3 किलोमीटर होगी, और वो दूरी 3 किलोमीटर की तय करने में 3 वर्षों से ज्यादा का समय लग गया। क्योंकि यहाँ सूचना आयोग भी मृतप्राय है, पिछले 1.5 वर्षों से एक भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जो कि काफी दुर्भाग्य का विषय है, जिसके कारण यह मामला लंबित ही है। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। इस विषय में आप लोग से मैं एक सजेशन देना चाहूँगा अपनी तरफ से, क्योंकि जैसे आवारा कुत्ते हों या आवारा मवेशी या इस तरह से एनिमल राइट्स को लेकर के हमने भी काफ़ी काम किया है और टाइम टाइम पर करते रहते हैं। तो इसके विषय में आप श्रीमती मेनका गांधी जी के एक उनका एनजीओ काम करता है, पीपल्स फॉर एनिमल, उससे भी संपर्क कर सकते हैं। उनका बहुत अच्छा काम रहता है और उनके जो ग्रुप्स हैं काम करते हैं, लगभग हर एक स्टेट्स में काम करते हैं, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। तो यदि उनके पास बात जाएगी तो इस विषय में वो प्रयास करते रहते हैं। तो जैसे आपने कहा कि फंडिंग अलॉट होती है इनके लिए, टाइम टाइम पर इनको इनकी जो वो ग्रोथ को रोकने के लिए इनका नसबंदी वगैरह का काम भी करवाया जाता है इन सब संगठनों के द्वारा, और विभिन्न प्रकार से अडॉप्टेशन की भी प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको फॉलो करना चाहिए। और बाकी आरटीआई का इससे थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं कि आरटीआई से कैसे इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है और कैसे उसको नहीं, मैं जनहित में इसमें उपयोग किया जा जोड़ना सकता है। चाहूंगा शिवानंद जी एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, अगर अनुमति हो जी तो। जी देखिए, एक्चुअली ये जो एनिमल्स, जो पालतू एनिमल्स जो रहते हैं, या मतलब जो जानवर, खुले जानवर होते हैं, ये एक आवारा पशु अधिनियम है, आवारा पशु अधिनियम का राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग पर वो लागू होते हैं कि जो आवारा पशु जो गाड़ियों के सड़कों में रहते हैं उसके कारण से जो दुर्घटना वगैरह होती है, शायद हमारे साथ अगर आलोक जी जुड़े हो तो मोटर व्हीकल एक्ट में और इस पर इसकी बातें दी हुई है। हमारे यहाँ जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं मिश्रा जी, राजकुमार मिश्रा जी ने, इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से एक निर्णय भी लेके आया था आवारा पशु अधिनियम के ऊपर में। उसके बाद से यह निर्णय वो किया गया था कि जानवरों को किस तरीके से व्यवस्थापन किया जाएगा, और उसमें एक बात स्पष्ट थी, वो स्पष्ट थी कि ये काम लोकल अथॉरिटी का है। अगर राष्ट्रीय राज्य मार्ग में कोई पशु है तो उसको छोड़ दे, तो सारे पशुओं की व्यवस्था जो स्थिति है, जो कुत्ते के काटने या जो भी है, ये लोकल अथॉरिटी का इशूज है। इसको पंचायत, नगर निगम इस तरीके की व्यवस्थाएं निपटाएंगी। इस पर अगर किसी को आवेदन लेके जानकारी जाननी है तो आप ये जान कर सकते हैं कि इस संबंध में किसको अधिकृत किया गया है, किसको जिम्मेदारी दी गई है, इस पर क्या कार्य किया हुआ है अभी तक, उस पर आप क्या कर सकते हैं। आपने वैक्सीनेशन के लिए या इस तरीके जो कुत्ते काटने या किसी सांप के करने, इस तरीके के और भी जानवर इसमें सम्मिलित होते हैं, इसके कारण से अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, उसकी जानकारी ले सकते हैं। और इसके लिए अधिकृत व्यक्ति कौन है, तो इसके बाद आप शायद ज्यादा बेहतर तरीके से इसके ऊपर काम कर पाएंगे। धन्यवाद। जी बिल्कुल, इसी तरह से अभी आप देखिए समस्याएं तो खैर बहुत है, क्योंकि आवारा कुत्तों मैं देवेंद्र जी की बात को पूरा कर देता हूँ। देखिए, अगर इन सब के लिए आपको करना है तो ये जो व्यवस्था होनी है ये राज्य और केंद्र दोनों को करनी है। और जब राज्य की बात आएगी तो राज्य को ये
संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो कांजी हाउस और पशु अत्याचार का निवारण करेगी। ये राज्य की संवैधानिक ड्यूटी हम कह सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा पाया जाता है तो उस राज्य के अंदर या आपके जिले के अंदर जो संवैधानिक जिलाधिकारी है वो कंटेम्प्ट कर रहा है आपके संवैधानिक अधिकारों का। जी, तो इसी प्रकार से जैसे आप अगर ऐसा कोई प्रकरण आपको दिख रहा है और ये अव्यवस्थित है तो आप लिखिए कि उसमें ये संविधान के तहत आपको इन चीजों का उपचार करना था जो आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है। हमारे ख्याल से ये तो खैर आवारा कुत्तों की बात है अपने स्थान पर, इनकी तो शायद संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। आवारा मवेशियों की संख्या आजकल ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि मीट उद्योग के लिए मीट उद्योग ये असल में स्टेट और सर दोनों की लिस्ट का विषय है और अब क्योंकि राज्यों को बनाना ही बनाना है। अगर राज्य नहीं बना रहे हैं तो दे आर नॉट डूइंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड व्हाई दे आर हियर। ये है ही क्यों फिर अगर ये ऐसी व्यवस्थाएं दिख रही हैं समाज को और समाज में है। नहीं देखिए समाज की व्यवस्थाएं ये तो बहुत पेचीदा मामला है। इस पर तो भी कभी विस्तार से चर्चा होगी एक आध, बल्कि अपन मीटिंग ही रख लेंगे। क्योंकि आवारा पशुओं जो वो है आवारा पशुओं की जो बात है इन जनरल जो है आवारा पशुओं के कई छोटे बच्चों के ऊपर हमले हुए हैं इससे और उनकी मौत भी हुई है। और अगर आप स्वास्थ्य विभाग से जानकारी निकालेंगे, नगर निगम से जानकारी निकालेंगे कि कुत्ते काटने की कितनी वैक्सीनेशन सरकारी अस्पतालों में पहुंची और खपी है, तो आप जान के आश्चर्य हो जाएंगे कि सालाना इसकी क्वांटिटी, जैसे मैं अब आपको दुर्ग जिले की बात करूं तो दुर्ग जिले की पॉपुलेशन अराउंड 10 to 15 लाख की है और इसके अंदर में जो एक क्षेत्र पड़ता है भिलाई निगम क्षेत्र, उसकी पॉपुलेशन अराउंड 4 लाख की होगी। उस 4 लाख की पॉपुलेशन पे हर साल 15,000 अराउंड वैक्सीनेशन, जो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन होता है कुत्ते काटने का, वो इस्तेमाल हो रहा है। जब 15,000 वैक्सीनेशन यूज हो रहा है, जबकि हर पर्सन के लिए मैक्सिमम 2 वैक्सीनेशन ही यूज होते हैं। उसके पहले वाले में ज्यादा होते थे, अभी सिर्फ 2 मैक्सिमम, किसी में 1 ही दिए जाते हैं। तो इस कंडीशन में ये कुत्ते काटने की घटना कोई छोटी नहीं है। पर ठीक है, हम आरटीआई हमारा सब्जेक्ट है तो हम इसमें ये बात को ध्यान रखें कि आपके उधर पे वैक्सीनेशन की कितनी खपत है एंटी रेबीज वैक्सीन की, तो इससे भी आप जान सकते हैं। इसी तरीके से सांप काटने वाला भी जो मुद्दा है उसके ऊपर भी सरकार बहुत बड़ी राशि खर्च करती है, तो इसकी भी बहुत सारे वैक्सीनेशन और दवाई जो है पहुंचती है। तो इन मामलों को भी ऊपर आप जानकारी निकालें तो ये इससे जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल आरटीआई लगा करके जानकारी निकाली जा सकती है, जिस प्रकार से देवेंद्र अग्रवाल जी ने बताया है। और कभी इस पे विषय में चर्चा होगी। और यदि एनिमल्स के संदर्भ में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी है तो आप लोग श्रीमती मेनका गांधी जी के पीपल्स फॉर एनिमल्स से जरूर संपर्क करिए, क्योंकि वो मूवमेंट में यदि आप शामिल होते हैं तो वो बहुत बेहतर ढंग से काम करते हैं। क्योंकि जेन्युइनली वो एक ऐसा ग्रुप है इंडिया में जो काफ़ी ईमानदारी से काम करता है। क्योंकि श्रीमती मेनका गांधी जी से कुछ मामलों को लेकर के अपना जुड़ाव रहा हुआ है। जब हम गौवंशों को लेकर के मामला उठाते थे, उनकी टीमों ने कई बार हमारी मदद की और हमारे रीवा संभाग और एमपी में इस तरह से अभियान चलाया हुआ है। हम लोगों ने बहुत एनिमल्स इस तरह से रेस्क्यू किए हैं, विशेष तौर से गौवंशों के साथ जो प्रताड़ना का केस है, जिस तरह से मीट उद्योग के लिए और डेयरी प्रोडक्ट के लिए सरकार इनका भरपूर उपयोग करती है और फिर इनकी संख्या बढ़ाई जाती है। इनकी संख्या बढ़ाई जाती है तो स्वाभाविक तौर पे ये भी आवारा जैसे गाँव में भी लोग बहुत सारा इस तरह से छोड़ देते हैं, तो इनकी संख्या बढ़ती जाती है। इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। जब टैगिंग वगैरह का भी प्रावधान आया हुआ है, लेकिन टैगिंग भी एक सीमा तक है और उसका भी कोई वो नहीं हो पाता है कि मतलब टैगिंग से कुछ उसका कुछ लाभ मिल पाए, क्योंकि वो एक औपचारिकता ही रह जाती है। टैगिंग तो आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाता है, और आइडेंटिफाई भी कर लीजिए तो भी यदि आप ये जाएं बताने कि भैया अमुक व्यक्ति के मवेशी हैं और इनके ऊपर कार्यवाही हो, तो पुलिस उसमें बहुत रिलक्टेंट रहती है कार्यवाही करने से। हमें नहीं लगता कि सामान्य आदमी की लड़ाई हो जाए और पुलिस एफआईआर दर्ज कर दे तो बहुत बड़ी बात है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मवेशियों से यदि नुकसान हो रहा है इस तरह से, तो पुलिस कितना उसमें आपको कोऑपरेट करेगी और कितना एफआईआर दर्ज करेगी। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें समाज भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि कई बार मतलब खैर कुत्तों की बात तो अलग है, क्योंकि वो तो सेल्फ इस तरह से उनका प्रोडक्शन होता रहता है इस तरह से आवारा, तो उनकी तो अपन बात नहीं करते। लेकिन जहाँ तक मवेशियों की गोवंशों की अपन बात करते हैं तो इसके लिए समाज एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है, हमारी सरकारें जिम्मेदार है, क्योंकि मीट उद्योग डेयरी प्रोडक्ट के लिए इनका बढ़ावा होता है और फिर बाद में ये स्वयं ही किसानों की ही उपज हैं और किसानों पर ही आकर के पड़ती हैं, समाज पर ही पड़ती हैं। तो इसकी वजह से भी
रोड एक्सीडेंट, चाहे वो हाईवे हो चाहे रोड हो, हर जगह इनकी वजह से भी प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको अपन इसको तो एनिमल राइट्स के तौर पे देखते हैं, तो हमें तो समस्या दूसरे तौर पे समझ में आती है कि इनकी जो इतनी हत्याएं हो रही हैं वो हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। और ठीक है, इसकी वजह से आदमी को समस्या हो रही है वो हम मानते हैं। तो आम आदमी कॉन्शियस प्राणी है, वो अपना अक्ल लगा सकता है, ठीक कर सकता है, सुधार कर सकता है। लेकिन मवेशियों की जो इतनी हत्या हो जाती है, जो इस तरह से मारे जाते हैं ये हाईवे में, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, अवैध बाणों में या गौशालाओं में, स्वयं गौशालाओं में, अब मैं आपको बात करता हूँ। खैर ये बहुत डीप इशू है, अपन इस पे ज्यादा अब हमें लगता है कि ये डाइवर्ट हो जाएगा, तो हम कभी और डिस्कस करेंगे इस विषय पर। हमें लगता है कि अभी कोई हैंड रेज नहीं है और हमें लगता है कि समय भी काफी हो गया है, लगभग 1:40 हो रहे हैं। तो यदि अनुमति हो माननीय श्री राहुल सिंह जी, आत्मदीप जी, यदि अनुमति हो तो फिर इस कार्यक्रम को यहाँ पे विराम दिया जाए। और जी शिवानंद जी ठीक है, हम लोग शिवानंद द्विवेदी भैया जी, हमें एक प्रश्न पूछना जी। था और ऑनरेबल राहुल सर से भी जुड़े हुए हैं, तो मुझे एक एडवाइस भी मिल जाएगी। सर, एक आरटीआई का मामला था, नगर निगम से संबंधित है, और नगर निगम में आरटीआई इस बात की लगाई गई थी जो यहाँ सिंगरौली में आरओ प्लांट संचालित है, क्योंकि क्या है कि स्वच्छ जल पीना जो है तो जीवन के लिए भी सुरक्षित है। तो आरटीआई लगाई गई थी और उसमें जो है तो जानकारी नहीं दी गई थी। 18/2/21 को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर यहाँ प्रथम अपील दायर की गई थी। इसकी समय सीमा 45 दिन जो है तो 3 अप्रैल या 4 अप्रैल को समथिंग खत्म हो रही थी। बाद में जो है तो लॉकडाउन लग गया 10 अप्रैल से, और 31 मई को जब लॉकडाउन खुला उसके बाद से लेकर के 10 जून 2021 तक कोई भी इंफॉर्मेशन ना तो ईमेल के माध्यम से दी गई, ना उपस्थित होने के लिए दिया गया। तो 10 जून को अपन नगर निगम के कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी मांग रहे हैं कि हमारी अपील में कोई निराकरण नहीं हुआ, ना ही इससे संबंधित कोई हमें सूचना दी जा रही है, और ना ही हियरिंग से संबंधित उपस्थित होने के लिए आपके द्वारा कोई सूचना दी जा रही है। उसके बाद क्या है कि हमें समथिंग 28 या 29 जून को ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन वो ऑर्डर की कॉपी नहीं देते हैं, और ऑर्डर की कॉपी जो है तो बोलते हैं कि आपको कुछ दिन बाद मिलेगा। ऑर्डर की कॉपी जो हमें मिल रही है तो ये 3 अप्रैल का डेट का ऑर्डर किया हुआ है, जबकि 10 जून तक हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है। क्योंकि अगर हमें ऑर्डर मिल जाता मेल पर या इसकी कोई सूचना मिल जाती तो हम इनके ऑफिस में ये जानकारी क्यों लगाते कि भैया हमारा जो है तो आरटीआई की जो अपील है इसका निराकृत कर दीजिए, क्योंकि 45 दिन की अवधि है, अपने को आगे भी इसकी अपील करना, और ये जानकारी हमारे लिए ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने बैक डेट पे जाकर के 3 अप्रैल को या 4 अप्रैल को इन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो क्या ये ऑर्डर स्टेप मतलब कि सही है इनका करना ऐसा ऑर्डर? ये ऑर्डर जो किया वो रिकॉर्ड पर है। जी हाँ। ऑर्डर आपको मिला नहीं वो अलग विषय, वो विषय ऑर्डर आपको मिला नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि इनको ऑर्डर करना था 2 या 3 अप्रैल। मिला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी नोटिस इशू करूंगा, वहां से यही जवाब आएगा कि इस तारीख को ऑर्डर निकाल दिया था हमने। जी, जांच बस इतनी होगी कि ऑर्डर मिला है या नहीं मिला है। दूसरी ऑर्डर मिला सर, लेकिन जो उनका टाइम बॉन्ड है सर एक्ट में जो लिखा हुआ है, आरटीआई एक्ट में जो लिखा हुआ उसके दायरे में उन्होंने नहीं किया। ऑर्डर आपको लेट भेजा उन्होंने। ऑर्डर लेट नहीं भेजा सर, वो जब हम एक्शन पे आए उसके बाद उन्होंने बैक डेट पे ऑर्डर किया। ऑर्डर प्रथम अपील अधिकारी का ऑर्डर या फिर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर बैक डेट में कर दिया, आप यही कह रहे हैं ना? जी हाँ सर। ठीक है, तो वो वही विषय तो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ जी भाई। प्रथम अपील अधिकारी को हम नोटिस इशू करेंगे, वो कहेंगे कि ठीक है ये बैक डेट में ऑर्डर किया था और हमने इनको वो अगर उनसे आप रिकॉर्ड मांगेंगे कि आपने ऑर्डर किया था तो ये ऑर्डर जारी किए होंगे आपने, तो वो आप वहाँ जानकारी ले सकते हैं। एक आरटीआई लगा करके भी आप जानकारी ले सकते हैं वहां पर, अगर आपको लेना है। लेकिन मुझे लगता है अतुलेश जी मुझे लग रहा है एक और चीज आप देखिए, आपको जानकारी मिल गई ना? जी हाँ सर। तो बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए और छोड़ देना चाहिए। मतलब हम लोग इतने बाकी सारी चीजों में इतना सब चल रहा है, अगर थोड़ा सा डिले हो गया कोविड की वजह से भी ये सारी चीजें हुई थी, आपको ही मालूम है। तो आई थिंक ये चीज मतलब ना डुएबल है कि आप उसको थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो जी। है ना? तो दैट बेसिकली ये अननेसेसरीली का वो एक विषय बन जाएगा कि आप ऑर्डर भी निकल गया है लेकिन उसमें
क्या हुआ है, उसके बाद आप जानकारी लेंगे तो फिर मालूम पड़ेगा कि हो सकता है उन्होंने ऑर्डर वहां से रिलीज नहीं किया हो। कई बार हम लोग ये होता है अक्सर। एक बार तो हमने जांच करवाई थी और हम आपको बता रहे हैं कि पीआईओ ने जानकारी दे दी, उसका डिस्पैच रजिस्टर चेक करवाया तो उसमें भी आ गया है कि ये जानकारी इस तारीख को निकली है। फिर रजिस्टर में से हमने पूछा कि ये जानकारी कहाँ गई, तो फिर उसका जब फिजिकल वो वेरिफिकेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि वो लिफाफा बना था। लिफाफा बनने के बाद डिस्पैच भी होने को गया था, डिस्पैच में बाबू ने उसको डिस्पैच नहीं किया और वहीं फाइल में दबा रह गया वो, लेकिन जानकारी पूरी तैयार थी और वो जा नहीं पाई। तो अब वो विषय हो गया कि सवाल ये होता है, आप सूचना के अधिकार अधिनियम में सवाल नियत का होता है कि क्या लोक सूचना अधिकारी जानबूझ करके परेशान करने की नियत से आप सूचना डिले कर रहे हैं या क्या विषय क्या है। क्योंकि कई बार उसकी व्यवहारिकता देखिए, 30 दिन की जानकारी मिलने का विषय है, कई बार 35 दिन लग जाते हैं, कई बार 40 दिन लग जाते हैं, कई बार 1 महीना लग जाता है, कई बार 2 महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर उसका रीजन बिल्कुल जेन्युइन है उस डिले का, तो सूचना आयोग पेनल्टी नहीं लगाता है कि वो मान लीजिए कई दूसरी जगह से आनी है वो इन्फॉर्मेशन, या फिर जिस दूसरे 5(4) के तहत दूसरे अधिकारी को बोला गया है उसने ही प्रोवाइड नहीं किया गया है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि उसमें आपको थोड़ी सी नीयत भी देखने की जरूरत है उसमें, कि जो लोक सूचना अधिकारी है क्या वो जानबूझ के परेशान करने की नीयत से आपको हरास कर रहा है, और वैसा अगर कर रहा है तो डेफिनेटली फिर वो गलत है, वो उसमें फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जी धन्यवाद सर। बिल्कुल सर जी एक क्वेश्चन सर मेरा सर। जी धनीराम जी शॉर्ट में पूछ लीजिए। जी चलिए सर, ये है कि ये कोऑपरेटिव बैंक या सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देते सर? बिल्कुल देते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के लिए आप उनके रजिस्ट्रार के पास लगाइए, उस पे रजिस्ट्रार से आप इंफॉर्मेशन मांगिए, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो अपने आप को आरटीआई के दायरे में नहीं बोलते हैं, लेकिन इसमें औरंगाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। औरंगाबाद हाई कोर्ट ने भी ये व्यवस्था दी है कि कोऑपरेटिव बैंक की जानकारी उनके रजिस्ट्रार के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक सेटल्ड वो है लॉ के तहत से, जो कानून के हिसाब से भी देखे तो बिल्कुल सेटल्ड ये है कि इनको जानकारी देनी पड़ेगी। और आप उसमें लगाएंगे कहाँ? अगर आप सीधे बैंक में लगाएंगे तो वहाँ लोक सूचना अधिकारी नहीं होते, तो उस वजह से वहाँ दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर मध्य प्रदेश का मामला है तो उसमें आप ये भी देख सकते हैं, कोई भी निकाय या कोई भी कोऑपरेटिव संस्था या बॉडी जो कि वित्तीय जिसको अनुदान मिलता हो, जो राज्य शासन से वित्तीय रूप से पोषित है जी, एक्चुअली अगर वो फंडेड है यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से जी, तो फिर वो लोक सूचना अधिकारी वहां पर वो लोक सूचना अधिकार की परिधि में आता है, उसके एम्बिट में आ जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के। जी सर, मध्य प्रदेश का ही मामला है सर। जी, मध्य प्रदेश का ही मामला है सर। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की कोई भी संस्था, कोई एनजीओ भी हो, एनजीओ को अगर 50,000 रुपए से ऊपर फंड मिलता हो, या फिर कोई दूसरी बॉडी जिसको 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर फंड मिलता हो राज्य शासन की ओर से, जी, तो फिर वो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंदर आएंगे और उनको जानकारी देनी पड़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम को हम लोग विराम देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री राहुल सिंह जी, कार्यक्रम अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त, माननीय श्री आत्मदेव जी, हमारे पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त, माननीय श्री शैलेश गांधी सर, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। KM भाई जी भी आए हमारे बीच में, जो कानपुर से, उन्होंने अपनी नई आइडियाज किस तरह से आप इनोवेटिव आइडियाज एज ए यंग बडी के तौर पे आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करके और ज्यादा से ज्यादा कोई भी चीज में वो क्रिएटिविटी ला सकते हैं, चाहे वो RTI का फील्ड हो अथवा कोई भी हो। तो उनसे हमने काफी कुछ इसमें सीखा है। RTI स्टाइल उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण रहा है। उनका प्रयास के लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे बीच में वेंकटेश नायक जी आए, जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं और अच्छे RTI एक्टिविस्ट हैं। वो अपना समय समय पर हमें अपना जो भी अनुभव शेयर करते रहते हैं। और हमारे बीच में भास्कर प्रभु आज नहीं जुड़ पाए, वीरेश वेल्लूर सर आए, उन्होंने भी अपने आइडियाज से हमें अवगत कराया। हमारे बीच में सभी साथीगण जिन्होंने भी अपनी बातें रखी, आलोक कुमार जी, देवेंद्र अग्रवाल जी,
सुरेंद्र जैन जी, सुनील खंडेलवाल जी और ताराचंद्र जहांगीर जी और अन्य हमारे जो भी साथी यहाँ पर सभी उपस्थित, सबका नाम और बाद में यहाँ पे नहीं ले सकता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिए कार्यक्रम में और हर बार प्रयास करिए कि कुछ नए लोग हम लोगों से जुड़े और मैसेज जो ये है, जो आपका मैसेज है, जो आप सबने जो मुहिम चलाई हुई है, इससे लोग सुरेंद्र भनोट जी भी इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग सर्कुलेट करिए। और पिछले कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ और यंग पार्टिसिपेंट्स इस तरह से आ गए थे जो एडवोकेट थे, लेकिन ठीक है, वो एक बार में तो आप भीड़ एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन हर बार कार्यक्रम में वही लोग जुड़ सकते हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। सो आई बिलीव दैट द पीपल अबाउट 50 to 60 people every Sunday, those who are participating in this program are genuinely interested। तो वो ऐसे लोग हैं जो genuinely interested हैं और ये बहुत अच्छी बात है। genuine interest वाले लोगों को ही हमें चाहिए यहाँ पर, और बाकी ऐसे लोग जो और जुड़ सकते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। और ये मैसेज इसी तरह से चलता रहे और हम अगले कार्यक्रम में नए आइडियाज के साथ, नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। सादर नमस्कार।